हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपके नीट के अकॉर्डिंग और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कर रहे हैं इसका मतलब मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो इनका मेन जो पर्पस है वो है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कि हमें दो पर्सन के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कि किस तरीके से दो पर्सन एक दूसरे से अलग है। वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब वो किस बेसिस पर है, हम सबके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन क्या सबका डीएनए सेम है? नहीं। तो ये जो पॉइंट है कि डीएनए सबका सेम नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। बात करें हमारे डीएनए कंटेंट की, तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि अगर हम टोटल बेस पेयर की बात करें तो 3 × 10⁹ बेस पेयर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। 3 × 10⁹ बेस पेयर वहाँ प्रेजेंट है। इस 3 × 10⁹ में से 99.9% जो डीएनए है वो आपका सभी के अंदर, ऑल जो पर्सन है उनके अंदर सेम है। तो डिफरेंस कितना है? ओनली 0.1% का। और ये 0.1 किसके इक्विवेलेंट है? 3 × 10⁶ बेस पेयर के। एनसीईआरटी की लाइन्स है, उनके ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो टोटल बेस पेयर है 3 × 10⁹, उनमें से 99.9% जो डीएनए है वो सभी में सेम है, सभी ह्यूमन बीइंग का सेम है। डिफरेंस कहाँ है? ओनली 0.1% के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और हमें इस पूरे चैप्टर में जिसके ऊपर फोकस करना है वो ये 0.1% जो डीएनए है, इसी के ऊपर हमें फोकस करना है। बात करें हम जीनोमिक डीएनए की, अब इसको करते कैसे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, हमें कुछ बातें जाननी होंगी कि कुछ कोडिंग सीक्वेंस होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, सैटेलाइट डीएनए होता है, उसमें भी क्या क्या चेंजेस है, इनके बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें हम जीनोमिक डीएनए। What is genomic DNA? Haploid set of chromosome is known as genomic DNA. अगर हम जीनोमिक डीएनए हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद में जब हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा कर रहे हैं हम? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हम इसको पर्टिकुलर क्या करेंगे, राउंड हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे पर्टिकुलर मशीन में, पर्टिकुलर आरपीएम पे। तो क्या होगा, हमें इस पर्टिकुलर एपेंड्रॉफ के अंदर हमें दो यहाँ पर आपको बैंड दिखाई देंगे। ये जो बैंड दिखाई दे रहा है उसमें से एक जो बैंड है जो आपकी क्या है, बल्क डीएनए को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, और इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। अब क्यों कम होगी वो आगे हमको बताया जाएगा कि नीचे जो डीएनए है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर वाले की कम है। तो बल्क डीएनए जो है, ये जो पर्टिकुलर डीएनए है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और इसका एक मोटा बैंड हमें मिलेगा, क्योंकि भाई टोटल का 99.9% क्या है आपके जीनोमिक डीएनए, तो ये हमें एक ऊपर इसका बॉन्ड मिलेगा। जो पर्टिकुलर 0.1% है उसका हमें जो बैंड मिलेगा ये हमें कम, थोड़ा नीचे की साइड मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा डेंस होता है। ये कैसा होता है? डेंस। और इस पर्टिकुलर डीएनए को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो जो सैटेलाइट डीएनए है मेजरली वो डिफरेंस कर रहा है अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर, और इस सैटेलाइट डीएनए को ही हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी डीएनए हम इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। बात करें, इसे हमने सेपरेट कर लिया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये नॉन कोडिंग होता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है नॉर्मली वो कैसा होता है, नॉन कोडिंग होता है। अब देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है कोडिंग, एक होती है नॉन कोडिंग। मैं बात करूँ कोडिंग का मतलब जो पर्टिकुलर कोई प्रोटीन बना रही है, ठीक है। कोडिंग का मतलब क्या होगा कि जो पर्टिकुलर क्या बना रही है, कोई प्रोटीन बना रही है। और एक होगा आपके नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग का मतलब जिसका प्रोटीन सिंथेसिस से कोई भी लेना देना नहीं है, जो प्रोटीन बनाने से कोई भी मतलब नहीं रख रही है। तो कोडिंग जो सीक्वेंस है,
अगर इसके अंदर कभी म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन आपको पता होगा सडन इनहेरिट चेंज जो हमारे डीएनए में जेनेटिक मटेरियल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन अगर कोडिंग सीक्वेंस में हो रहा है तो वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो हार्मफुल भी हो सकता है या बेनिफिशियल भी होगा। अगर बेनिफिशियल है तो मे बी वो आगे जनरेशन टू जनरेशन आगे एक्यूमुलेट करे, लेकिन अगर वो हार्मफुल है तो नॉर्मली वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन या जनरेशन है वहाँ से उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब वो वहाँ पर इतना नहीं होगा, पर्टिकुलरली उसकी डेथ वगैरह हो जाएगी तो आगे उसकी कंटिन्यूटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बात करें हम सेकंड की, नॉन कोडिंग सीक्वेंस की, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में क्या है भाई, प्रोटीन है। और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में क्या है, प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। और अगर प्रोटीन से रिलेटेड काम नहीं है तो अगर यहाँ पर म्यूटेशन भी होता है तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जो म्यूटेशन होगा वो लगातार क्या होगा, इकट्ठा होता चला जाएगा और इकट्ठा होता चला जाएगा और आगे यही बेसिस बनाता है इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, और इसी वजह से डीएनए की पॉलीमॉर्फिज्म होती है जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सैटेलाइट डीएनए, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं जीनोमिक डीएनए से। ये नॉन कोडिंग होता है, इसकी डेंसिटी बल्क डीएनए प्राइमरी डीएनए से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात करें इसके अंदर बहुत सारे रेपिटेटिव डीएनए हमें देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि मैम व्हाट इज़ रेपिटेटिव डीएनए, कि ये जो रेपिटेटिव डीएनए है ये क्या होगा। तो देखो रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है, डेफिनेशन आपकी मेंशन है, देखो डीएनए हैविंग ए पर्टिकुलर रिपीट सीक्वेंस विच इज़ रिपीटिंग मैनी टाइम। कि पर्टिकुलर कोई डीएनए है, डीएनए पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सीक्वेंस होती है। जैसे मैंने ये पर्टिकुलर डीएनए बताया, जैसे मैंने बोला ये पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट है और इस पर एक सीक्वेंस GCTA ये बार बार रिपीट कर रही है। GCTA बार बार क्या कर रही है, रिपीट। तो जो सीक्वेंस ये पर्टिकुलर जो रिपीट कर रही है, जो सीक्वेंस जो बेस पेयर जो रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रिपीट। उसे हम क्या बोलेंगे, रिपीट। और वो डीएनए जिसमें ये बार बार ये बहुत सारी रिपीटेटिव सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत सारे रिपीट्स प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए। उसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की कि बल्क डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए क्या है। सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग होता है, ठीक है, और ये जो है इस पे रिपीटेटिव आपके डीएनए होता है या रिपीट्स होते हैं। और रिपीटेटिव डीएनए जिस पे बहुत सारे रिपीट्स आपको देखने को मिलते हैं। रिपीट्स मतलब एक ही सीक्वेंस बार बार क्या कर रही है, बार बार वो आ रही है, उसे ही हमने क्या बोला, रिपीट्स बोला। ठीक है, ये जो सैटेलाइट डीएनए है नंबर ऑफ रिपीट्स के अकॉर्डिंग दो टाइप के होंगे आपके, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो और मिनी। माइक्रो होगा वो पर्टिकुलर क्या होगा, ऐसे सैटेलाइट डीएनए होंगे जहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट्स की मैं बात करूँ तो वो बहुत क्या होंगे, छोटे होंगे। नंबर ऑफ रिपीट की जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिखा AGT, तो यहाँ पर जो रिपीट कर रहे हैं उनके अंदर बेस पेयर कम है। और बेस पेयर कितने हैं भाई, 2 to 6 बेस पेयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे ये जो बेस पेयर्स हैं ये बार बार रिपीट कर रहे हैं और इनका जो नंबर ऑफ रिपीट है वो भी क्या होगा, आपके लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट क्या है, साइज क्या है रिपीट की, स्मॉल है। नंबर क्या है, वो भी इसका क्या है, लेस है। और मैं बात करूँ इसकी डेंसिटी की, तो इसकी डेंसिटी भी कंपैरेटिवली इससे क्या होगी, कम होगी। क्यों भाई, नंबर ऑफ रिपीट्स क्या है यहाँ पर, साइज क्या है, कम है, तो यहाँ डेंसिटी भी क्या होगी, कम। और मेजर जो रीज़न है डेंसिटी कम होने का वो है जीसी कंटेंट, कि यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन जो बेस पेयर हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस होते हैं। और ये किस बात को इंडिकेट करते हैं, जीसी कंटेंट, ये बात करते हैं कि पर्टिकुलर डीएनए की डेंसिटी कितनी है। तो ये हमने बात की माइक्रो सैटेलाइट की। माइक्रो सैटेलाइट है, यहाँ पर हम बात करते हैं STR। व्हाट इज STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट। हमने क्या बोला, शॉर्ट टैंडम रिपीट। टैंडम का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कि यहाँ पर रिपीट्स हैं, छोटे हैं और बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट, वो टैंडम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हैं, ये होता है आपके STR।
अब बात करते हैं मिनी सैटेलाइट की। माइक्रो सैटेलाइट में साइज ऑफ रिपीट्स क्या थी, छोटी थी, और नंबर ऑफ रिपीट्स भी क्या थे यहाँ पर, कम थे। इसका जस्ट रिवर्स आपके हो जाएगा मिनी में। यहाँ पर जो रिपीट की साइज होगी वो बड़ी होगी, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 बेस पेयर की बात की, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इससे भी बियॉन्ड जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइज ऑफ रिपीट क्या होगी, बड़ी होगी। बड़े बड़े रिपीट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बेस पेयर क्या है, ज़्यादा है, और रिपीट्स का जो नंबर होगा वो भी आपको क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर जीसी कंटेंट होता है ज़्यादा, और जीसी कंटेंट अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर इन दोनों की भी बात की जाए, माइक्रो और मिनी की भी, तो मिनी सैटेलाइट की डेंसिटी होगी ज़्यादा और माइक्रो सैटेलाइट की डेंसिटी होगी कम। मिनी सैटेलाइट में हम जिनके बारे में बात करते हैं वो है VNTR। इनके अंदर VNTR होता है। व्हाट इज़ VNTR? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं रिपीट्स की, भाई वही टैंडम मतलब कंटिन्यूअस, रिपीट का मतलब कोई पर्टिकुलर बेस पेयर बार बार वहाँ पर क्या कर रहा है, आ रहा है। लेकिन ये जो रिपीट्स है इनका नंबर वेरिएबल है, सब में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कैसे, ये अभी हम आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये वेरिएबल नंबर से हमारा क्या मतलब यहाँ पर होगा। वेरिएबल नंबर से क्या मतलब होगा, इसको आप ऐसे समझिए। मान लिया, पर इससे पहले हम एक बार कोडिंग एंड नॉन कोडिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में वेरिएबल नंबर हमने बात की सैटेलाइट डीएनए में मिनी सैटेलाइट की और माइक्रो सैटेलाइट की। मिनी सैटेलाइट में मैंने आपको बताया VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। आगे हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये इसी से रिलेटेड है, आगे आपको पता चलेगा कि इसको हम क्यों बता रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशन अकर हो रही है उसे ही हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। सर्टेन कुछ म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन की वजह से डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर अल्टर्स आ गया। कैसे आ गया वो देखिए आप। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोडिंग रीजन होता है और हमारे क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। जो क्रोमोसोम है, जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर के पास वाला इधर रीजन और टीलोमियर के पास वाला रीजन नॉर्मली कैसा होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। बात करें कोडिंग रीजन की, तो माना कि कोडिंग रीजन में कहीं पर म्यूटेशन हो गया। मान लिया कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस थी, यहाँ पर जी की जगह क्या आ गया, सी आ गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। जैसे सिकल सेल एनीमिया की हम बात करते हैं, वहाँ पे भी म्यूटेशन ही होता है इस तरीके से। तो यहाँ म्यूटेशन हुआ। अब ये म्यूटेशन आपके हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। अगर वो बेनिफिशियल म्यूटेशन हो रहा है तो ये और अलग एलील्स बनाएंगे और आगे इसके अलग आपके प्रोटीन बनने को देखने को मिलेगी। कि बेनिफिशियल है तो ये आगे नेचर क्या करेगी, इसको सपोर्ट करेगी। बात करें हार्मफुल इफेक्ट की, मान लिया बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाला म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से सर्वाइवल क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो अगर इसका सर्वाइवल यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा तो नेचर में से ये क्या होगा भाई, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। तो पर्टिकुलर वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब म्यूटेशन जिसमें हुई थी उसकी डेथ हो गई, आगे जनरेशन टू जनरेशन वो उसको क्या इसको इनहेरिट नहीं हो पाया, वो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, डेथ हो गई। तो पॉलीमॉर्फिज्म यहीं पर ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो कोडिंग रीजन से हम इसको कोई रिलेट नहीं करते। हम किससे रिलेट करते हैं इसको, नॉन कोडिंग। इसीलिए हमने किसकी बात की, सैटेलाइट डीएनए की बात की। नॉन कोडिंग के अंदर अब अगर हम बात करें कि हमें डिफरेंस पता करना है तो हम किसकी बात करेंगे, नॉन कोडिंग की। और नॉन कोडिंग की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉन कोडिंग किसी तरीके की कोई भी प्रोटीन नहीं बना रहा। तो अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो भी रहा है तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कोई भी म्यूटेशन से इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने पाता। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेस ही नहीं करता है। ड्यू टू द म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस दिस इज़ नॉट एक्सप्रेस। नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये वहीं पर एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और जो फंडा आपने पहले पढ़ रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन लगातार क्या होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो म्यूटेशन कहाँ हुआ, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में हुआ, वो लगातार क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं हुआ। और रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई प्रोटीन ही नहीं बना रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो ये भी इसका कोई भी आपके इफेक्ट नहीं होगा और ये डीएनए में एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब माना 2 पर्सन है, 2 पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, 1000 पर्टिकुलर रिपीट्स की मैंने बात की कि वहाँ पर जो मिनी सैटेलाइट मैंने बात की उसका नंबर ऑफ रिपीट टाइम क्या है, 100। मान लिया पहले वाले पर्सन में जो म्यूटेशन है वो 300
कि 300 रिपीट्स हुए और उसके मान लिया 300 रिपीट्स हुए और 300 के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, म्यूटेशन हुआ, थोड़ा गैप आएगा, एक का गैप आएगा और आगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर रिपीट्स कैसे हो गए, 300 अलग हो गए और 699 अलग हो गए। बात करें दूसरे वाले की तो वहाँ म्यूटेशन कौन से पे हुआ, 100 वाले पे हुआ। तो 100 वाले पे हुआ तो 100 रिपीट अलग आ गए, 899 रिपीट्स अलग आ गए। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ये, और हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर चलता आ रहा है तो हमारे अंदर एक्यूमुलेट होगा। और इसीलिए हर एक पर्सन की अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वहाँ पर जो VNTR सीक्वेंस है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, उनकी जो बैंड्स मिलेंगे, बैंड मतलब ये जो रिपीट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे क्रोमोसोम में बात करूँ, यहाँ पर मुझे ये बैंड मिल रहे हैं तो ये रिपीट्स की बात कर रही हूँ कि ये जो रिपीट है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। जितने रिपीट होंगे वो उतने क्या बन जाएंगे, वहाँ पर बैंड बन जाएंगे। तो जब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो हम पर्सन का क्राइम सीन या जो भी हमें पर्टिकुलर जिस भी पर्पस में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, हम विक्टिम से उसको इस तरीके से मैचअप करते हैं। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। और हम मिनी सैटेलाइट्स को ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, मिनी सैटेलाइट को यूज़ करने का सीधा सा पर्पस क्या है कि ये हाईली क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मतलब यहाँ पर हमें जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो ये नॉन कोडिंग है, दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट्स भी क्या है, ज़्यादा है। भाई यहाँ तो छोटे छोटे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट्स क्या है, ज़्यादा है, साइज़ उसकी क्या है, ज़्यादा है, नंबर भी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगी। दैट्स वाई DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, मिनी सैटेलाइट्स का हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग की। वेरिएबल रिपीट्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया, मिनी सैटेलाइट क्या होते हैं ये हमने देख लिया। चितू देखो, स्टेप ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ DNA। आइसोलेशन ऑफ DNA का मतलब पर्टिकुलर जो भी सोर्स मिला है, जैसे हेयर सेल है, सीमन है या स्किन सेल है, वहाँ से हम DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय डिफरेंट मेथड जो कि सजेस्टेड रहते हैं। दूसरा, जो हमने DNA आइसोलेट किया है, जो हमने उसको लिया है, उस DNA को हम पर्टिकुलर एंजाइम से क्या करेंगे, कट करेंगे। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो कि DNA को स्पेसिफिक जगह से कट करने का, स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करने का काम करते हैं। आफ्टर कटिंग विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम उसका करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, एगारोस जो जेल होता है उसके ऊपर हम DNA है उसका क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करवाते हैं। तो जो फ्रेगमेंट है साइज के अकॉर्डिंग है, उनका क्या हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे बैंड हमें दिखाई देते हैं। जो आपका जिसका साइज बड़ा होगा उसका बैंड पीछे होगा, जो छोटा होगा उसका बैंड क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से हम करते हैं। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब पूरा कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद में हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है सदर्न ब्लॉट। 3 तरीके की टेक्निक होती है, सदर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न, सब अलग अलग तरीके से। अगर हम बात करें सिर्फ DNA के लिए तो DNA के लिए हम यूज़ करते हैं सदर्न ब्लॉट का। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की तो हम बात करते हैं नदर्न ब्लॉट की। और अगर RNA की बात करूँ तो हम बात करेंगे नदर्न ब्लॉट की। और अगर हम बात करें प्रोटीन की तो हम वहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। व्हाट इज सदर्न ब्लॉट, होता क्या है, ये जो पर्टिकुलर ये आपकी क्या है, एगारोस जेल, इस जेल को हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, इस जेल पे जो DNA है उस DNA को हम क्या करें, इससे जस्ट दूसरी जगह, और कौन सी जगह, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हम क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे। क्योंकि यहाँ से एक्सट्रैक्ट अगर हम इसको मेल्ट वगैरह करें तो DNA भी क्या होगा, DNA भी मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर इस तरीके से एक एपरेटस हम लेंगे। हमने ये जो एगारोस जेल है वो यहाँ पर पुट की, इसके जस्ट ऊपर हमने क्या रखा, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन, जो भी आप पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। हम नीचे ऊपर साइड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर पेपर, जो कि एज ए कैपिलरी एक्शन का आगे काम करेगा। और इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, बफर फिल कर दिया। तो अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो बफर मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर जो DNA है उसको अपने साथ कहाँ पर ले जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज पर। और इजीली हमें एगारोस से जो DNA फ्रेगमेंट्स है वो कहाँ पर मिल जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज पर मिल जाएंगे। और नाइट्रोसेलुलोज पर मिलने के बाद में फिर नेक्स्ट जो हम अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी।
अब ऑटो रेडियोग्राफी से भी पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे VNTR प्रॉब्स का। VNTR प्रॉब्स क्या होते हैं कि बहुत सारी रिसर्च हमने कर ली तो हमें पता है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सी पर्टिकुलर सीक्वेंस है, तो हमने उनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पहले से बनाकर रख रखी है और हमने उसको रेडियो एक्टिव कर लिया, मतलब वो कलर अपीयरेंस, ताकि हम जब पर्टिकुलर ऑटो रेडियोग्राफी करें तो उसमें हमें वो आसानी से दिख जाए कि कहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से कर रहे हैं। तो VNTR प्रॉब वो होंगे सिंगल स्टैंडर्ड। होते कैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं जिनकी सीक्वेंस हमें पहले से पता है। और कहाँ पर प्रिपेयर होते हैं ये लैब के अंदर इनको प्रिपेयर किया जाता है, इनकी सीक्वेंस हमें पहले से पता है। और पर्टिकुलर जो भी हमारा DNA फ्रेगमेंट है उसका VNTR प्रॉब से हम क्या करवाएंगे, हम इसको क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो जहाँ जहाँ अपनी DNA सीक्वेंस में जो जो फ्रेगमेंट्स में आपके VNTR प्रॉब वाली सीक्वेंस होगी कॉम्प्लीमेंट्री, वो आपस में क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे एक दूसरे के और वो एक बैंड का फॉर्म ले लेंगे और उन बैंड्स को हम आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो दीज आर द वेरियस स्टेप फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें पता कैसे चलेगा, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें अगर क्वेश्चन बेस आ जाए। तो मान लिया ये पर्टिकुलर दो पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, पर्सन A और पर्सन B। हम इनके क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम है, हर पर्टिकुलर क्रोमोसोम के क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये बात की, ये बैंड्स बनाए, तो ये कितने बनाए हुए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने बैंड दिखाई दे रहे हैं हमें, 6। तो 6 रिपीट्स, 6 टाइम ये रिपीट्स हो रहे हैं। बात करूँ मैं 4, तो ये 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इनके ये बना लिए। मान लिया क्रोमोसोम नंबर 5 पर 6 और 4 है ए में, और क्रोमोसोम नंबर 6 पर 8 और 5 यहाँ पर आपको VNTR या जो रिपीट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। बात करें पर्सन B की, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किया कि इतने इतने नंबर पर इसका रिपीट आ रहा है। ठीक है, ये 1 to 10 हमने यहाँ काउंटिंग कर ली, जहाँ पर जितने हमें यहाँ पर बैंड दिखाई दिए जितने पे हमने यहाँ पर लिख दिया। क्राइम सीन से जो हमें पर्टिकुलर DNA मिला है, भाई जो हमें, ये तो दोनों सस्पेक्ट है, हमें इनके शक है कि भाई ये भी विक्टिम हो सकते हैं, ये इन्हीं ने क्राइम किया है। तो क्राइम सीक्वेंस से जो DNA मिला है उसका भी हम सेम वही प्रोसीजर करके क्या करेंगे, पर्टिकुलर इनके VNTR फाइंड करेंगे, इनके बैंड्स हम देखेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हम देखेंगे, और ये जिससे मैच होगा, क्योंकि हमने बताया कि VNTR पर्सन टू पर्सन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जहाँ क्राइम सीक्वेंस है अगर वो किसी पर्सन का मिल रहा है, मतलब वो क्या हो गया, उसी ने क्राइम किया, वो पर्टिकुलर वही पर्सन क्या हो गया, विक्टिम हो गया। तो पर्टिकुलर C वाले से किसका मैच कर रहा है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर सारे सीक्वेंस किससे मैच कर रहे हैं, A से, तो यहाँ पर आपके पर्टिकुलरली विक्टिम कौन हो जाएगा, A पर्सन आपके विक्टिम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसका यूज करते हैं।